कोरोना के मौजूदा दौर में डॉक्टर्स, नर्सेज या दूसरे हेल्थ वर्कर पर लगातार हो रहे हमले को देखते हुए आज सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक हमलावर को 7 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन क्या कुछ कहा गया है कैबिनेट ब्रीफिंग में, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताएं कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें हेल्थ वर्कर्स के लिहाज से क्या अहम फैसले लिए गए? देखिए, दरअसल पिछले दिनों लगातार हेल्थ वर्कर पे, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर दूसरे स्टाफ हो, उन पर जो हमले हो रहे थे, उसके बाद आज कैबिनेट एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि इन पर हमले को रोकने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। उस अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत सबसे खास बात यह है कि जो भी हमलावर होगा, चाहे डॉक्टर पर हमला करे, चाहे हेल्थ वर्कर पर हमला करे, चाहे नर्स पर हमला करे, तो उसको 7 साल तक जेल में रखा जाएगा। जेल का प्रावधान होगा, यानी कैद की सजा का प्रावधान होगा। अगर हालात सामान्य है, हमले बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, तो 5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान होगा। अगर बहुत ज्यादा गंभीर हमला कर दिया आपने, तो फिर आपको 7 साल तक जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसका प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अगर हमला करते वक्त मान लिया डॉक्टर के क्लिनिक को आपने नुकसान पहुंचा दिया, डॉक्टर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, या फिर किसी हेल्थ वर्कर के गाड़ी या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो वैसे में उस संपत्ति की जो बाजार कीमत होगी उसके दोगुने का आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ प्रावधान ही नहीं किया गया है, बल्कि लेट लतीफी ना हो, इसके लिए भी यहां पे एक समय सीमा तय कर दी गई है। उसके मुताबिक हर ऐसे मामले की जांच 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। 1 साल के भीतर भीतर इस पर फैसला भी सुना दिया जाएगा। यह काफी महत्वपूर्ण बात निकल करके यहां पे सामने आई है। अब सरकार के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति से दस्तखत होते ही यह अध्यादेश लागू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार का मानना है कि इस फैसले के बाद अब जो हमले हो रहे थे, वो हमले काफी हद तक रुक जाएंगे। लेकिन इसके अलावा ये बताएं कि कैबिनेट ने और क्या क्या फैसले लिए हैं? देखिए, इसके अलावा कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हालांकि इसकी औपचारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। वो ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कैबिनेट ने आईबीसी में बदलाव को मंजूरी देते हुए यह तय किया है कि फिलहाल किसी भी कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा, यानी इंसॉल्वेंसी में कोई कंपनी नहीं आएगी। और यह समय सीमा 6 महीने की तय की गई है, यानी 6 महीने तक किसी कंपनी को दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा। सरकार चाहे तो इस समय सीमा में बदलाव कर सकती है। हालांकि यह अध्यादेश है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसका ऐलान कर सकती है। इसका मुख्य मकसद यही है कि कोरोना वायरस की वजह से कई कंपनियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो ऐसे में वो कंपनी इस वजह से दिवालिया घोषित ना हो, ऐसी कंपनियों को दिवालिया होने से बचा जा सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला, हालांकि अभी तक सूत्र से ही जानकारी आ रही है, समझा जा रहा है, औपचारिक ऐलान अभी तक सरकार ने नहीं किया है, कि महंगाई भत्ते जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता था, जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता था इस साल का, उसको फिलहाल सरकार टालने का फैसला ले रही है। और ये जो है अगले साल आपको एरियर के तौर पे मिल सकता है। हालांकि कैबिनेट के इस फैसले के बारे में औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण फैसले जिसकी जानकारी दी गई उसमें से एक है कि पीएनके फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 5 से 7% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे करीब 22,186 करोड़ रुपए सरकार अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर देगी। कोरोना से निपटने के लिए 15,000 रुपए के पैकेज का जो ऐलान किया गया था, उसको पोस्ट फैक्टो यानी पिछली तारीख से इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी देने का फैसला लिया है। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़े। उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले पर क्या कहा। इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। आगे बढ़ते हैं। अब लॉकडाउन के दौरान आप स्कूल की किताबें खरीद सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को भी खोलने के साथ कुछ और रियायतें दी गई हैं। लेकिन एक बार फिर डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से ही। लक्ष्मण, ये बताएं कि अब लॉकडाउन को लेकर किस तरह की ढील दी जा रही है?
देखिए, यहाँ पे लॉकडाउन को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, उस गाइडलाइन में सरकार ने एक फिर से सफाई दी है, या फिर कहें कि नई चीजों को जोड़ा है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है स्कूल की किताबें, स्टेशनरी। दरअसल स्कूल शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हो गई है, लेकिन कई सारे गार्जियन की शिकायत है कि ऐसे बच्चों के लिए किताबें नहीं मिलती, स्टेशनरी कहां से लाएं, तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा क्या होगा। तो सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि स्कूल की जो किताबें होंगी, जो स्टेशनरी होंगी, वैसे सामान बेचने के लिए आप जो भी दुकान है उस दुकान को खोलने की छूट दी जाएगी। ऐसे दुकान खुले रह सकेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी में लोगों को पंखे की जरूरत पड़ती है, तो सरकार ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रिक फैंस की जितनी भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि बता दो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फैन तो कोई बेचता है नहीं, तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है सबकी दुकानें खुद ब खुद खुल जाएंगी। तीसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि जितनी भी प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें हैं वो भी खुल जाएंगी। शहरी इलाकों में जो ब्रेड फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग प्लांट है, उन सबको भी खोलने का फैसला लिया गया है। क्योंकि अब तक यह था कि ग्रामीण इलाकों में शायद खोली जाएगी, तो सरकार ने साफ किया है कि नहीं, शहरी इलाकों में भी इसे आप खोलेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, वो ये कि रेड जोन में ऐसी कोई भी दुकान है जिसका नाम मैंने लिया अभी, वो नहीं खोली जाएंगी। रेड जोन में सख्ती पहले की तरह लागू रहेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो खासतौर से एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं या लॉजिस्टिक कंपनी जुड़े हुए उनके लिए, कि पोर्ट पर लगने वाले जितने भी रेंटल चार्जेस है, फीस है, लेट पेनल्टी है, इन सबको फिलहाल माफ करने का फैसला लिया गया है। और 30 जून तक पोर्ट से कहा गया है कि आप ऐसे कोई भी चार्ज ना वसूलें अपने कस्टमर से। ऑलराइट, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स देने के लिए, कैबिनेट की तमाम खबरों को बताने के लिए। लेकिन अब हम रुक करते हैं कोरोना को लेकर अपडेट की ओर। भारत में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव का ये आंकड़ा जो है अब 20,000 के करीब पहुंच गया है। महाराष्ट्र की बात करें, सबसे ज्यादा 5,000 मामले यहां पर हैं, तो गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली की बात करें, 2,100 के पास यहाँ मामले पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के तहत 15,474 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कोरोना से 640 मरीजों की मौत हुई है, 3,869 यहाँ पे ठीक हुए हैं। लेकिन चलिए सब जगह की डिटेल्स लेते हैं। राज्यों में किस तरह कोरोना पॉजिटिव मामले अब बढ़ रहे हैं, तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे दीपाली नंदा की ओर। दीपाली, ये बताएं, पूरे देश में अलग अलग राज्यों के तहत अगर हम देखें तो कोरोना मरीजों के जो आंकड़े हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, कितनी तेजी से फैल रहा है? देखिए कविता, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो इस 24 घंटे में 1383 नए मामले सामने आए हैं और देश भर में 24 घंटे में ही 50 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20,000 से बस कुछ ही अंक दूर है। अगर मैं आपको सटीक नंबर बताऊं तो ये है 19,984। वहीं एक्टिव केसेज, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, इनकी संख्या की बात की जाए तो 15,474 है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनका इलाज देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। कोरोना की वजह से देश भर में अब तक 640 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगर हम रिकवरी देखें तो अब तक कोरोना से 3,869 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में जो रिकवरी रेट है ये 17.45% पहुंच गया है। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में स्थिति काफी चिंताजनक है। यहां पर जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है पूरे महाराष्ट्र में वो 5200 से पार हो गई है। पिछले 24 घंटे का अगर मैं आपको हाल बताऊं तो महाराष्ट्र में ही सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही 552 नए केसेस आए हैं और 19 लोगों की मौत यहां पर हुई है। राजधानी दिल्ली में भी ये स्थिति काफी चिंताजनक है। यहां पर भी जो पॉजिटिव केसेस है लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त यहां पर जो कुल पॉजिटिव केसेस है वो 2,156 है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कविता कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। यहां पर जो मौत का आंकड़ा है वो कुल 47 मौतें अब तक दर्ज हुई है कोरोना की वजह से। एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी, जिस तरह से हमने देखा था कि महाराष्ट्र में कई मीडिया कर्मी भी इसकी चपेट में आए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली बेस्ड जो जर्नलिस्ट हैं उनका कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। तो इसकी शुरुआत आज से की जा चुकी है। बाकायदा एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है जहां पर सिर्फ मीडिया से जुड़े लोग जाकर अपना कोविड-19 टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा अपडेट यह है कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं यहां पर एम्बुलेंस की किसी तरह की कमी ना हो, तो तुरंत प्रभाव से दिल्ली सरकार 60 से ज्यादा एम्बुलेंस खरीदने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, ऐसे 60 लाख लोगों को भी फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब
स्वास्थ्य मंत्रालय का अगर मैं आपको एक अपडेट देना चाहूं जो कि काफी अहम है। हम देख रहे हैं लगातार लोगों के बीच में कई सारी शंकाएं हैं, कई सारे सवाल हैं। अब इनके सवालों के जवाब को कैसे दिया जाए, वो भी एक्सपर्ट की तरफ से। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोविड इंडिया सेवा के नाम से एक ट्विटर हैंडल की शुरुआत की गई है। यहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट से सवालों के जवाब हासिल कर सकता है। यानी कि अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इस ट्विटर हैंडल के जरिए आप अपनी उस क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। वहीं अगर हम आईसीएमआर की बात करें तो एक बड़ा अपडेट ये दिया गया है कि जो कोविड-19 टेस्ट की संख्या है वो 4,80,000 के पार जा चुकी है। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कविता, जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की शुरुआत की गई थी कल देर रात ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 2 दिन तक रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि राजस्थान और पंजाब के अलावा कई दूसरे राज्य हैं जिन्होंने शंका जताई थी कि इस मशीन के जरिए जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो सरकार की तरफ से सभी राज्यों को कहा गया है कि 2 दिन तक इस तरह के रैपिड टेस्ट ना किए जाएं। तो लगातार सरकार की तरफ से अपडेट दिए जा रहे हैं। लेकिन एक आखिर में मैं जानकारी देना चाहूंगी कि जब से कोरोना लॉकडाउन हमने शुरू होते हुए देखा है, रोजाना स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग की जाती है, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को जल्द ही आज का अपडेट भी देंगे। बिल्कुल, लेकिन चलिए इस बीच महाराष्ट्र में कैसा हाल है, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक गुप्ता, विवेक ये बताएं 24 घंटे में अगर हम देखें तो 552 मामले आ चुके हैं फिलहाल महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई को लेके क्या नंबर्स हैं? कविता, देखिए जिस तरह दीपाली ने बताया कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की जो हालत है काफी ज्यादा खराब है। अगर हम पिछले 24 घंटे की आंकड़े की बात करें तो सिर्फ मुंबई में 136 मामले नए आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। यानी कि अब 12 लोगों की मौत के बाद अब मुंबई में से देखा जाए तो 150 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पूरा मुंबई शहर की चपेट में है। हम आपको कुछ अपडेट देना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है अब जो मुंबई के हॉस्पिटल्स हैं वो हैं। पहले जो बताया जाएगा कि मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल में 85 लोग जो मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ मुंबई का जो भारतीय हॉस्पिटल है जो तारदेव इलाके में जो रिपोर्ट आई उसमें 10 लोग और पॉजिटिव आए, यानी कि भारतीय हॉस्पिटल की जो संख्या है वो 45 हो गई है। वही नायर जो सरकारी अस्पताल है वहां पे 21 नर्सें पॉजिटिव पाई गई हैं। और साउथ मुंबई के सबसे बड़ा हॉस्पिटल बॉम्बे हॉस्पिटल, वहां पर 25 लोग, यानी कि इसमें से 12 रेसिडेंट डॉक्टर है और बाकी जो 13 लोग हैं वो मेडिकल स्टाफ हैं। तो जिस तरीके से ये जो कोरोना वॉरियर हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे, अब धीरे धीरे ये सारे नर्स, मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े नर्स और डॉक्टर सब लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सिर्फ मुंबई में बताया जा रहा है कि 160 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और उनकी फैमिली को भी क्वारंटाइन किया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। और दूसरी अहम बात आपको बताना चाहेंगे कि कल ही बीएमसी ने रैपिड टेस्ट मुंबई के धारावी इलाका जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है वहां पर कई मामले बढ़ते जा रहे हैं। 160 मामले वहां पे आ चुके हैं। वहां पर रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन आनंद फानंद में जो किट दिल्ली से आई थी, आईसीएमआर से आई थी और बताया जा रहा है कि बीएमसी ने तकरीबन 75,000 रैपिड टेस्ट मंगवाई थी और उसकी शुरुआत कल धारावी से करने वाले थे। लेकिन आनंद फानंद में आईसीएमआर ने इस पर रोक लगा दी थी क्योंकि जो किट है उसके जो रिजल्ट है वो सही नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से रैपिड टेस्टिंग जो मुंबई में शुरू होने वाली थी वो अब थम गई है। अब आईसीएमआर की आगे के जो गाइडलाइंस है उनके आने के बाद ही रैपिड टेस्टिंग है वो शुरू हो पाएगी। तो जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार साफ तौर पर कह रही है कि जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट वो अपने तरफ से पूरी ले रहे हैं, लेकिन बार बार लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है सबसे अहम चीज है उसको फॉलो करें। बिल्कुल, तो यहाँ पे चिंता की स्थिति लगातार बनी हुई है महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर आ रहा है कोरोना मरीजों का वो है गुजरात से। मनीष देसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए आंकड़े जो है चिंताजनक हो रहे हैं। यहाँ पे 2272 केस जो है वो टोटल अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 260 के आसपास केसेस यहाँ पाए गए हैं और पिछले 12 घंटे में 94
केस जो है हमारे सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। मौत जो हो चुकी है वो 95 लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 144 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ होके अपने घर जा चुके हैं। अहमदाबाद के लिए बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो 1434 केस यहाँ पे निकल के आए हैं। 3 बड़े शहर है अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, इन तीनों का मिला लिया जाए तो 2000 के आसपास का आंकड़ा 2272 में से इन 3 शहरों का ही है। सबसे अहम बात यह है जो आज राज्य सरकार ने बताई कि ग्रामीण इलाके जो है वहां पर लॉकडाउन का बड़ी सख्ती से पालन हो रहा है और इसको देखते हुए केवल 16 केसेस ग्रामीण इलाकों से मिलके आए हैं। यानी देखा जाए तो जो शहरी इलाके हैं वहां पे ज्यादातर लोग, क्योंकि वैसे रहने का भी लोगों का काफी करीब करीब रहता है, लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से अमल नहीं हो रहा है, जो सबसे बड़ी वजह बनी हुई है कि अहमदाबाद जैसे शहर में इतनी भारी मात्रा में केसेस निकल के आ रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन इस बीच राजस्थान का भी रुख करते हैं जहां पे संवाददाता भवानी, आप बताएं हमें कि किस तरह से अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा वहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि टेस्टिंग भी रुक गई है। ताजा अपडेट क्या राजस्थान को लेकर? जी देखिए, जो दूसरी बड़ी बात यह है कि कोटा के अंदर जो देश के अलग अलग हिस्सों से कोचिंग के छात्र फंसे हुए थे, यूपी ने सबसे पहले 7000 अपने छात्रों को निकाला और आज मध्य प्रदेश ने 155 बसें भेजी और अपने 4000 छात्रों को कोटा से बाहर निकाला है। इसके अलावा गुजरात ने बसें भेजी है, असम ने भेजी है, यानी कि जो कोटा के अंदर तकरीबन 40,000 स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको निकालने का सिलसिला अब लगभग शुरू हो गया है और कई स्टेट्स आ गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बात भी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अभी तक जो बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सहमति नहीं दी अपने स्टूडेंट्स को निकालने को लेकर। दूसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को, चाहे वो दूसरे स्टेट के राजस्थान में फंसे हो या फिर राजस्थान के दूसरे स्टेट में फंसे हो, उसको निकाला जाए। कल गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी। आज मुख्यमंत्री ने जो केंद्रीय दल आया उनको भी ये कहा है कि प्रवासी मजदूर इस वक्त तनाव के अंदर है, वो अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं, उनको निकालने का प्रबंध किया जाए और उस पर प्रधानमंत्री विचार करें। जी, तो ये है कोरोना को लेकर ताजा अपडेट। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं है, लेकिन क्या आंकड़े निकल कर आते हैं उस पर हम सभी दर्शकों को यहाँ पर पोस्टर रखेंगे। शुक्रिया आप सभी का तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे साथ इस चर्चा में अब जुड़ गए हैं कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्ञान भारती। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो हम एसिम्प्टोमेटिक मामलों के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि रैपिड टेस्टिंग जो शुरू हुई है उसकी वजह से कई सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस निकल के आ रहे हैं और ये आना लाजमी ही है, ये काफी ऑब्वियस भी है। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक किस हद तक हमारे लिए खतरनाक नहीं होंगे, चिंता का विषय नहीं बनेंगे? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में, जिसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। भारत इस समय सारी अपनी रणनीतियों के हिसाब से अभी कहीं ना कहीं स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में जूझ रहा है। अभी स्टेज 3 में पूरी तरह से नहीं गए हैं हम। तो ये जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं जिनके बारे में पब्लिक को भी आपस में, बल्कि पेशेंट को खुद नहीं पता होता है कि वो एक कैरियर है जो कि उस डिजीज को आगे बढ़ा सकता है कोरोना के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनका हम डायग्नोसिस बना सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे रैपिड टेस्ट हो, इनके भी जो पेशेंट हैं उनके भी, जिनको सिम्टम्स हैं उनके भी और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनके भी, क्योंकि ये एक जरिया है जो स्टेज 2 से स्टेज 3 में भारत को ले जा सकता है। तो बहुत जरूरी चीजें हैं कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस को हम ट्रेस करें। जी ऑलराइट, लेकिन फिलहाल जितने भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जितने भी मरीजों के आंकड़े हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान सभी जगह तो बढ़ ही रहे हैं, उसके मुताबिक इंडिया, भारत किस स्टेज में है आपके मुताबिक? जी देखिए सर, मैंने पहले ही कहा कि जब हमने 21 फरवरी को जब हमने देखा केरला में 3 केस थे, 21 मार्च को वो 300 के आसपास पहुंचे थे और 21 अप्रैल को आज हमारे पास 20,000 केसेस हैं लगभग इंडिया में। तो कहीं ना कहीं स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में है, क्योंकि हर जगह से कम्युनिटी स्प्रेड के केसेस नहीं आ रहे हैं हमारे पास, बट कुछ जगहों से, जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अभी केसेस काफी हो गए हैं 5,000 के आसपास, तो वहां पे कम्युनिटी स्प्रेड के केसेस कुछ जगह से मिले हुए हैं। तो कहीं हम मान सकते हैं कि हाँ, कहीं कुछ जगहों पे शायद स्टेज 3 के कुछ मामले हम मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर करंट पोजीशन की बात करें तो हिंदुस्तान जो है वो स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में है अभी।
डॉक्टर साहब, अब क्योंकि टेस्टिंग शुरू हो गई थी तो काफ़ी हद तक मदद मिल रही थी मरीजों को पहचानने में, कंट्रोल करने में। अब क्योंकि टेस्ट किट्स हम जानते हैं राजस्थान ने इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं, उसके बाद एमपी और बाद में तो खुद आईसीएमआर ने कह दिया है कि पहले इनकी फील्ड टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही बताया जाएगा कि आपको इसका इस्तेमाल करना है या नहीं। तो अब ये पूरा जो टेस्टिंग को लेके सिनेरियो बना है, ये हमारी ट्रीटमेंट को और मरीजों का पता लगाने को कितना डिरेल कर सकता है? बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। देखिए, पहले तो काफी ज्यादा हम उत्साहित थे कि हमारे पास काफी रैपिड टेस्ट के किट्स आ गए हैं, लेकिन जहाँ पे फिर पता चला कि उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि जो चाइना से इम्पोर्टेड थे वो उनकी गुणवत्ता काफी खराब थी, प्राइसेस हाई थे। साउथ कोरिया के किट्स की फिर भी थोड़ा सा बेटर थी और प्राइसेस भी कम थे। लेकिन जब अगर इनकी गुणवत्ता ही खराब है तो हम कैसे पता कर पाएंगे? ये हमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट देंगी ये सारी टेस्ट। तो एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, हम स्टेज 2 में, स्टेज 3 में है, या कोई पेशेंट जो है वो वाकई में कोरोना से ग्रसित है या नहीं है, किसी और फ्लू से तो नहीं है, तो ये इसमें हमें कंफ्यूजन होगी, तो एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता चल पाएगी। तो एक बहुत बड़ी चीज है इससे डिरेलमेंट जो आपने बात करी, अगर किट की गुणवत्ता अगर सही नहीं होगी और एक क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी तो हम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे और अपनी स्थिति का एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाएंगे कि हम किस स्थिति में हैं। बिल्कुल, काफी बड़ी अड़चन हो सकती है। शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। और हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीव, कुछ नेता ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भारत में अब कोरोना में धर्म का भेदभाव आ गया है? क्या इसमें सच्चाई है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। लॉकडाउन बढ़ने की वजह से लोगों में कोरोना को लेकर जितना डर है उससे कहीं ज्यादा तनाव भविष्य की आशंकाओं को लेकर है। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोगों को अगले 12 महीनों में कमाई घटने की आशंका है, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से नौकरी, आमदनी और अपने आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन रिपोर्ट में लोगों की राय क्या निकल कर आई है, बताने के लिए हमारे साथ सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आलोक, बताएं, ये रिपोर्ट में लॉकडाउन को लेकर किस तरह के तनाव पर सर्वे किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लोगों में एक अलग मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ रहा है। भविष्य की चिंताएं हैं, आर्थिक हालात है, नौकरी, जॉब, और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगले साल इस साल के मुकाबले काफी कमाई घट सकती है। इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है, परिस्पर की इस बात को लेकर कि कोरोना की वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। जो लोकल सर्वे की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि मात्र 24% लोगों को ही इस बात का तनाव या चिंता है कि उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, जबकि 31% लोगों को अपने भविष्य को लेकर, अपनी कमाई को लेकर, नौकरी, जॉब, तमाम चीजों को लेकर चिंता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा कहा गया है कि जब से लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है तब से एकाएक ये चीजें ज्यादा सामने आई हैं। जो पिछले महीने यानी कि मार्च महीने में जो तनाव था वो करीब 28% लोगों को ऐसा था, जो कि सीधे बढ़कर 87% लोगों को इस बात की चिंता हो गई है। तो ये एक बहुत ज्यादा जंप हुआ है जब लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है। इसी तरह से जो 26% लोग हैं उनको ये लगता है कि उनकी कमाई 50% या उससे ज्यादा उसमें कमी आ सकती है, जबकि 25% लोगों को लगता है कि कमाई जो है 25 से 50% तक घट सकती है, जबकि इसी तरह से 12% लोगों का मानना है कि 25% कमाई घटेगी। लेकिन इस पूरे आपातकाल में भी ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी कमाई नहीं घटेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये करीब 11% लोग हैं, और इसमें से 2% ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि आने वाले साल में यानी कि अगले साल में उनकी कमाई बढ़ सकती है। तो एक ये आंकड़ा इसमें सामने निकल के आ रहा है। लेकिन मोटा मोटी अगर देखें तो लोगों का जो तनाव है इस बात को लेकर ज्यादा है कि कोरोना का इन्फेक्शन हो जाएगा, बल्कि उनकी भविष्य की चिंता, आर्थिक हालात को लेकर ज्यादा तनाव बढ़ गया है। तो कोरोना से कम लेकिन आर्थिक हालात खराब होंगे, इस बात को लेकर तनाव ज्यादा लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल, कमाई को लेकर चिंता, ये सबसे बड़ी बात समझ में निकल कर आई। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए।
कोरोना संकट के दौरान लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अपना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा गया है कि साइबर फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकार अब साइबर टास्क फोर्स बनाने जा रही है जो साइबर फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगी। साइबर क्राइम पर किस तरह से यहाँ सरकार की योजना है लगाम लगाने के लिए, समझते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। असीम, ये बताए कि जो साइबर टास्क फोर्स की बात हो रही है उसका काम क्या होगा और सरकार क्या योजना बना रही है? वेबसाइट की संख्या जो है वो भी लगातार जो है, अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो करीबन 50,000 ऐसी वेबसाइट जो है वो सामने आई हैं जो कि कोरोना के बारे में जानकारी जो दे रहे हैं। ज्यादातर वेबसाइट्स जो है वो उसमें फर्जी हैं, जो आपके पैसे को लेकर के जो गायब जो है हो सकती है। इसके अलावा एनजीओ की कई ऐसी वेबसाइट जो आई हैं जो कि डोनेशंस जो है मांग रही है, फर्जी वेबसाइट्स हैं जिसके जरिए जो उपभोक्ता के पैसे जो है वो गायब लगातार हो रहे हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि एक मामला जो है वो सामने आया था जिसमें कि पीएम की केयर्स जो जिन्होंने एक फंड शुरुआत की है तो उसकी भी फर्जी आईडी जो है वो बना ली गई थी। हालांकि पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन जो ले लिया। इसी तरह के तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। एक लोगों की फेसबुक आईडी से उनकी फोटो चोरी करके उनकी आईडी जो है दूसरी बना करके लोगों से पैसे जो है वो मांगे जा रहे हैं। वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि मैं मुसीबत में फंस गया हूं, मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसा जो है वो दीजिए। तो इस तरह के कई सारे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो है सहारा ले रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वो करेंसी को हाथ जो है वो ना लगाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन का सब फ्रॉड्स को देखते हुए जो सरकार है वो एक नेशनल टास्क फोर्स जो बनाने की तैयारी जो है कर रही है। इस टास्क फोर्स के जरिए सब पहले तो सबकी निगरानी जो है वो रखी जाएगी कि जो फर्जी वेबसाइट्स आ रही है उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा, उन वेबसाइट्स को जो है हटाया जाएगा। जो फर्जी आईडीज जो क्रिएट की जा रही है उनको जो है दूर किया जाएगा, उनको डिसेबल जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो लोगों हैं उनको भी जागरूक किया जाएगा कि आप बिना किसी के, अगर कोई कहता है आपको अगर पैसे भेजिए तो आप उसको बिना वेरिफिकेशन के पैसे जो है वो ना भेजिए। तो इस तरह की कुछ सावधानियां जो बरतिए। ये नेशनल टास्क फोर्स जो बनने की तैयारी जो पूरी हो चुकी है। जल्दी इसकी घोषणा जो वो की जा सकती है। ये टास्क फोर्स जो है जितने भी साइबर क्राइम्स इसके आगे आएंगे उनको दूर जो है वो करेंगे। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। लॉकडाउन के बाद भी BS6 पेट्रोल डीजल के लिए कंज्यूमर पर बोझ नहीं पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों से कहा है कि बढ़े हुए कॉस्ट को तेल कीमतों में मौजूदा गिरावट से एडजस्ट करे और कुछ हिस्सा ही कंज्यूमर पर डाले। लेकिन पूरी खबर क्या है समझते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, क्या है डिटेल्स? देखिए, 1 अप्रैल से पूरे देश में BS6 पेट्रोल डीजल की बिक्री हो रही है और इसके लिए तेल कंपनियों को जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उसमें काफी बढ़ोतरी करनी पड़ी है। करीब उन्हें 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ा है। उसको देखते हुए जो BS6 पेट्रोल डीजल है उसमें प्रति लीटर के हिसाब से करीब ₹1.20 का इजाफा करना था, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए तेल कंपनियों ने इसे कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया, उन्हें राहत दी। लेकिन अब हमें सोर्स बता रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कंज्यूमर को राहत मिलेगी, उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों से ये कहा है कि तेल की कीमतों में जो हालिया गिरावट आई है उसी के जरिए जो कॉस्ट है उसके बड़े हिस्से को एडजस्ट किया जाए और कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा बोझ ना डाला जाए। कंज्यूमर के ऊपर इसका एक मामूली हिस्सा ही पास ऑन किया जाए, उसे भी एक बार में नहीं बल्कि कई चरणों में। तो जाहिर तौर पर इससे कंज्यूमर को फायदा होने जा रहा है। दूसरी तरफ तेल कंपनियों ने जो डायनेमिक प्राइसिंग फॉर्मूला है उसको भी रोक दिया है, जिसके जरिए जो है रोजाना आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित होती हैं और पिछले 37 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो तेल की कीमतों में हालिया गिरावट आई है और उसका जो फायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए वो फिलहाल नहीं मिल रहा है। हालांकि तेल कंपनियों का ये कहना है कि रुपए में गिरावट और डिमांड में जो भारी कमी आई है लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से उनकी जो प्रॉफिट है उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और फिलहाल जो योजना है वो ये है कि लॉकडाउन के बाद कैसे डिमांड में बढ़ोतरी की जाए, कंज्यूमर को ज्यादा राहत दी जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहे।